बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के पावर शो के हवाले से। कल बाग़-ए-जिन्ना में मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से यानी पावर शो किया गया और इस पावर शो में पुरजोश तकारीर देखने में आई, सुनने को मिली, जो कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की थी। जहाँ एक तरफ इस बात की यकीन दहानी कराई गई और दावा किया गया कि इस दफ़ा जीत मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की होगी, उसके साथ साथ तंबी भी की गई कि किसी किस्म की अगर धांधली करने की कोशिश की गई तो उस सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ साथ जो वालिहाना अंदाज़ है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर है मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात सबको बावर करा दी कि जी इंसान के बच्चे बन के सबको जो है ना इलेक्शन लड़ना होगा और अगर जो इंसान का बच्चा नहीं बनेगा फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात जो एक रिवायती जोशीली तकारीर हैं वो देखने को मिली एक अरसे के बाद मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से। दीगर कायदीन ने भी जो है खिताब किया। साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि जी आज के जलसे ने पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट को दफन कर दिया और यानी पीपल्स पार्टी जो है वो लंदन से बाइकॉट का सहारा ले रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त करवा देंगे। बहुत पुरजोश तकारीर देखने को मिली। एक बड़ा जलसा मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से किया गया और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ये जलसे अपनी जगह, लेकिन मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान अपना खोया हुआ मैंडेट कैसे हासिल करती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से ये जो खोया हुआ मैंडेट है ये हासिल किया जाएगा। इसलिए कि क्या कहते हैं, ये जो माजी में मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट जो हासिल करती रही है सीटें, उसको देखना होगा कि क्या वही मैंडेट दोबारा जो है वो हासिल किया जा सकता है या नहीं हासिल किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, साबिक़ MNA भी हैं और इस वक्त कैंडिडेट हैं NA 234 से आमिर मोइन पीरज़ादा, जिनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सर खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम किया आपने जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कल का जो पावर शो है वो बड़ी जोशीली तकरीरें फिर से देखने को मिली, लेकिन इसमें एक तनकीद की जाती है मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान पे, जो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों की है, जमात इस्लामी की जानिब से भी होती है, कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान अपने पुराने रंग में वापस आ रही है, यानी थ्रेड्स और ये तमाम चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी अगर मुत्तहिदा को वोट दिया गया। क्या कहेंगे सर आप? लेकिन जो मुखालफिन है उनका काम तो तनकीद करना ही होता है और पुराने रंग में वापस आने से मुराद अगर उनका यह है कि वो माजी की जो लड़ाई झगड़े की सियासत थी तो उससे तो हम बिल्कुल भी उस तरफ हमारा ना कोई प्रोग्राम है ना मूड है और हम उससे बिल्कुल अपने आप को जुदा कर चुके हैं उस सियासत से। हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी स्ट्रगल है वो करें, अवाम के पास आए, अपना पैगाम दें और अवाम जिसको भी सेलेक्ट करे वो आके अपना अवाम का काम करे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि यानी जिस तरीके से मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान माजी में इलेक्शन में वोट्स लिया करती थी, आपको इस दफ़ा क्या लग रहा है? आवाम से कनेक्टेड हैं आप? क्योंकि ये तो एक बड़ा जलसा है, पावर शो तो तमाम पार्टियां ही कर रही हैं और आपको मालूम ही होगा कि जी यानी जो जलसे होते हैं उनमें आवाम की शिरकत इस बात की ज़ामिन नहीं होती कि वोट भी मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो बिल्कुल बहुत इंटेंस अपनी वर्किंग कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, बरातियों से मिल रहे हैं, बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों को ये इत्मीनान दिला रहे हैं जो उन्होंने माजी में MQM को काम करते हुए देखा है। वो जानते हैं मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट ने इस शहर में सर्व किया है, यहाँ पे 30 से ज्यादा नए कॉलेजेस बनाए, यहाँ पे कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस कराया, मेडिकल कॉलेजेस के लिए हमने यहाँ पे जिद्दोजहद की है, यहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोनोटेक्निक कॉलेजेस हमने यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बच्चियों के हमने ग्राउंड्स बनाए, पार्क्स बनाए, अस्पतालों को अपग्रेड किया है। एक बहुत बड़ी तारीख है MQM की इंफ्रास्ट्रक्चर की और तरक्की की। तो लोग इस बात पे यकीन करते हैं और जो माजी में लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में हुआ, तो इंशाल्लाह ताला वो अब हम नहीं होने देंगे। जो हमारे रहनुमा कहते हैं कि हम भरपूर तरीके से अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ भरपूर एक सियासी मज़ाहमत करेंगे।
अच्छा सर, आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी 234 कुरंगी का ये इलाका है और इसमें बाग़ कुरंगी, मेहरान टाउन, चक्रा गोट, क़य्यूमाबाद, काफ़ी बड़ा इलाका है, नासिर कॉलोनी, अल्लाह वाला टाउन, ये तमाम इलाके हैं। एक बड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है माजी में इस इलाके पे। तो क्या कहेंगे सर, लेकिन मतलब इसमें एक बड़ा उर्दू स्पीकिंग वोट भी मौजूद है यानी 234 में, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। नहीं, रिस्पांस हमारा बड़ा ओवरवेलमिंग है लोगों का, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस बार न सिर्फ उर्दू स्पीकिंग महाजिर उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, बल्कि अपने साथ कराची में जो मुस्तकिल रिहायशी, जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं कराची को भी हमने अपने साथ रखा है। मेरे साथ PS95 आती है, जिसमें क़य्यूमाबाद, चक्रा गोट और एनटी वगैरह के इलाके शामिल हैं। वहाँ पे एक हमारे हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, 2005 से MQM से वाबस्ता है, शमशाद खान तनोली, उनको हमने एज ए PS में उनको हमने यहाँ पे टिकट दिया है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ भी जिन लोगों की अक्सरियत है उनको पार्टी ने टिकट दिया है, ताकि कराची में मुस्तकिल रिहायशी तमाम लोग इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकें। और जिन्होंने कराची को गुज़िश्ता 15 सालों से यकमाल बनाया हुआ है, उसके वसाइल की लूट खसूट हो रही है। कराची को एक बड़े गटर में तब्दील कर दिया गया है। हर इलाका, डांडी, कुरंगी, तो आप मतलब ये तो पुराने पसमानदा इलाके हैं। बड़े जो सोसाइटीज में और गुलशन इकबाल जैसे इलाके में अगर सीवरेज का एक मरतबा गटर फंस जाता है तो महीनों वहाँ पे वो गटर खुलता है। अच्छा सर, लेकिन लास्ट टाइम आपने 2018 में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था इसी इलाके से? जी जी बिल्कुल किया था। ठीक है, और अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अली राशिद जो कि आपके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के टिकट पे नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं सर। 13 से 18 तक वो है MNA। सर मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बहुत बड़ा जो आपको ब्लो जिसे हम कहेंगे या एक डेंट कहेंगे वो मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आपके बहुत से ख्वाजा सोहेल को हमने देखा, इसके अलावा दीगर यानी अली राशिद हैं और दीगर हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके वोट कैप्चर करने के लिए खास तौर पे ऐसे कैंडिडेट्स को चांस दे रही है। मुर्तज़ा आपको हम पहले ही देख रहे हैं एज मेयर कराची, फिर और दीगर जो दूसरे लोग हैं जो कि पहले भी, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मेंबर्स रहे हैं, ताज हैदर साहब, वक़ार मेहदी, बहुत एक बड़ी लंबी लिस्ट है। क्या कहेंगे सर, उसी स्ट्रेटजी के साथ दोबारा उतर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, और बल्कि आप मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं कि कराची में जो वोट्स है ना वो जमाती वोट्स हैं। लोग पार्टीज को वोट देते हैं, लोग शख्सियात को वोट। अच्छा, जमाती वोट है, मैं समझा शायद आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया था आपकी ये बात सुन के। तो देख लिया ना बल्दियाती इलेक्शन में। नहीं वो सर असल में तो बना नहीं सके अपना सर वोट है वो पार्टीज का वोट होता है। नॉर्मल सियासी जबान में सर जो कॉलेज की सियासत हो या नॉर्मल जमाती कहा जाता है जमात इस्लामी को। दुरुस्त बात है आपकी। कराची में जो वोट्स हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के वोट्स होते हैं। ठीक, कराची में इंडिविजुअल्स के तो यानी जमाती बुनियादों के वोट हैं, गैर जमाती नहीं है। ठीक। तो जो भी लोग वोट डालेंगे वो तो मुत्तहिदा कौमी शख्सी वोट नहीं है, आपके कहने का मकसद ये है कि कोई एक एरिया आप ऐसा बता दें पूरे कराची में कि कोई शख्स वहाँ पे 2 या 3 इलेक्शन भी कंटिन्यू अपने बलबूते पे जीता। लेकिन सर आप नहीं समझते कि आप थोड़ी सी लोगों की मेंटालिटी चेंज होती जा रही है, जहां एक तरफ नजरियाती वोट अपनी जगह मौजूद है, जिसे हम पहले माजी में खंबा वोट कहा करते थे। आप समझते हैं कि आज भी खंबा वोट मौजूद है कि पार्टी ने जिसको भी खड़ा कर दिया, खंबे को भी खड़ा कर दिया तो वो भी वोट ले जाएगा? ये आम जबान में, इलेक्शन की जबान में इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। देखिए, असल में पार्टी को ही लोग वोट देते हैं, वो खंबे को भी दे सकते हैं उस पार्टी में, और उस पार्टी के अंदर जो है ना जहाज को भी वोट देते हैं। जी, अच्छा। तो पार्टी को जो आदमी वोट देता है, जो MQM की रिवायत रही है और जो MQM का तरीकेकार रहा है कि अगर उसके MQM वाहिद पार्टी में आप जानते हैं अच्छी तरह कि अगर MNA MPs काम नहीं करते तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है।
जी। किसी और पार्टी में इस तरीके से नहीं होता। टाउन नाजिम काम नहीं करेगा, उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो इसलिए लोगों को ये एतमाद है, लोगों को हमारी आमिर साहब मुझे एक बात ये भी बताइएगा कि इलेक्शन टेक्निक्स और इलेक्शन लड़ना जितना अच्छा एमक्यूएम को आता था, शायद पाकिस्तान में किसी जमात को नहीं आता था। इलेक्शन को किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से लड़ा जाता है, जिसमें वॉलंटियर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, कैंप्स हैं, लोगों को किस तरह मोबिलाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये इल्जाम भी लगता था कि अगर जी 60% वोट पड़ता है तो उसको 100% बनाने में माहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान। क्या ये तकनीक्स जो हैं, ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी, या आपका इतना स्ट्रांग होल्ड होगा कि आप ये चीजें कर सके? कहा जाता है जी ठीक है 60% कामयाबी जरूर हासिल कर रहे थे, इसको 100% जो बनाया ना, ये एमक्यूएम में कुछ जादुई हाथ हैं जो ये काम करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, ये तो कभी भी दुरुस्त नहीं रही है बात। हम तो 87 से ये इलेक्शन देखते चले आ रहे हैं। 93 के इलेक्शन से हमने देखा पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर बैलेट बॉक्स के ऊपर एक फौजी खड़ा हुआ था। हाँ। जीती तो एमक्यूएम। सर वो बैलेट बॉक्स में फौजी खड़ा होता है जब तक के पोलिंग चल रही होती है। असल जो काम शुरू होते हैं ना, वो जब गिनती शुरू होती है उस वक्त होते हैं सर। नहीं सर, उसके बाद वो काम तो पहली बार हुआ पाकिस्तान की तारीख में 2018 में, जब आरटीएस को बिठाया गया। अच्छा। उससे पहले तो ये वाला काम कभी हुआ ही नहीं। उससे पहले ठप्पे वाला काम होता था। हाँ, वोट की जो बुक्स हैं उन पे ठप्पे लगा के डायरेक्ट डाल दिए जाते थे, पहले ये काम होता था सर। अब थोड़ी इंजीनियरिंग चेंज 2018 में हमने जरा कंप्यूटराइज्ड किस्म की चीजें कहीं देखें। मैं आपको ये बताऊं, जो सियासी कारकुनान होते हैं ना, उनका आपस में भी एक दूसरे से मुकाबला होता है। अगर ये कहीं होता है तो हम तो हमेशा इस चीज की मजम्मत करते हैं। हम चाहते नहीं कि इस तरीके का कोई काम हो, लेकिन अदरवाइज जो हमारी टेक्निक्स हैं इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन डे की, लोगों को निकाल के, देखिए वोटर को निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लाना, ये सबसे अहम काम होता है। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि एक इल्जाम अब मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान पे ये भी है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों पे आपकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तस्वीरें दिखाई और उन्होंने कहा देखें जी ये हमले हो रहे हैं, इस तरीके से किस तरह कराची में इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर इस तरीके से हमारे कैंप ऑफिस पे हमले किए जाएंगे। कहाँ तक सदाकत है? मैं तो ये समझ रहा था पीपल्स पार्टी के जो साबका मिनिस्टर्स हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होंगे और बताएंगे कि हमने आपको 15 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, इतने लोगों को हमने कराची में नौकरियां दी, इतने लोगों को हमने कारोबारी के लोन दिए, इतने लोगों को हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कराची में सपोर्ट करवाते हैं। तो कुछ भी नहीं, जीरो। जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप ऐसे ड्रामेबाजियां रोजाना करेंगे। अब आप देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे रोजाना इनके ड्रामे चलेंगे। हर इलाके में, हर इलेक्शन में पॉलिटिकल कारकुनान आमने सामने है, नारे लगते हैं, कभी छोटा मोटा वो हो जाता है। तो अब क्योंकि जिन पार्टीज के पास बताने के लिए अपनी कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ वही चीज हाईलाइट करते हैं जिससे लोगों का उनकी तरफ मुतवज्जो होता है। के बाद और मुतवज्जो करने के लिए क्या है, वो आज आ जाए कुरंगी में। मोहम्मद अली राशिद साहब ने 2-3 तकरीरें मैंने उनकी सुनी है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, एक स्कीम भी नहीं बताई उन्होंने। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अब ऐसी तमाम क्या इलेक्शन का माहौल है, क्या समझ रहे हैं? पहले एक जो फर्क आया है वो ये है कि एमक्यूएम के पास पहले लोग खुद आते थे, आपके जगह जगह ऑफिसेज मौजूद थे, तमाम चीज़ें थी। जब से आपके यूनिट ऑफिसेज, सेक्टर ऑफिसेज, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आवाम से दूरी आ गई। अब आप जलसे तो कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से इलाके की बुनियाद पे लोग आपसे कनेक्टेड थे, ये भी कह सकते हैं आपके बल्दियाती निज़ाम जब तक एमक्यूएम उसमें अक्सरियत हासिल थी, वसीम अख्तर साहब थे, उस वक्त तक भी लोग कनेक्टेड थे। आप नहीं समझते सर एक गैप आ गया है, अब आपको लोगों के पास जाना पड़ रहा है, कॉर्डन मीटिंग करनी पड़ी है। पहले बिल्कुल रिवर्स था, पहले लोग आपके पास आया करते थे सर और कनेक्टेड रहते थे आपसे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो हमारे सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस बंद होने से फर्क तो पड़ा है, लेकिन लोग हमारे से कनेक्ट हैं क्योंकि लोग हमारे कारकुनान आज भी इन्हीं गलियों मोहल्लों में मौजूद हैं। हम इसी गली मोहल्ले में रहते हैं। मैं कहीं बाहर से नहीं आता हूँ, मैं अपने घर से बाहर कदम निकालता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। ठीक। तो हम लोग यहाँ लोगों के साथ कनेक्ट हैं। रोजाना के जो मसले मसाइल हैं हमारे कारकुनान आज भी जो भी उनकी ताकत है, जो इस्तात है, उसके मुताबिक लोगों को हल करने की कोशिश हम करते हैं। हाँ, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ऑफिस का था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक फर्क पड़ा है क्योंकि लोगों को पता था कि भाई अगर
इलाके में आमिर भाई नहीं मिल रहे हैं तो आमिर भाई हमें कहाँ मिलेंगे। ठीक तो है। वो एक जगह थी, वहाँ कई लोग होते थे, कोई ना कोई, अगर मैं नहीं होता मेरी जगह कोई और वहाँ बैठा होता उसको इंटरटेन कर लेता था। ये थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जहाँ भी आ रहे हैं, पहले भी कॉर्नर मीटिंग होती थी, पहले भी डोर टू डोर हम रास्ता करते थे इलेक्शन में, ऐसा नहीं पहले कोई कंप्लेन नहीं चलती थी। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि बहुत कम लोग पीटीआई के ऐसे इस वक्त इलेक्शन में मौजूद हैं जो पिछले इलेक्शन में थे या पुराने कारकुनानों, फहीम खान आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लास्ट टाइम जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम मुहब्ब वतन है और वो कभी भी ऐसे लोगों को, ऐसी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने पाक अफवाज के ऊपर हमले किए हो, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया हो, जिन्होंने 238 मुकामात पे हमले किए हो। मुझे पूरा यकीन है कि चंद 6% लोग तो इन लोगों को जो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी इन लोगों से नफरत करता है, इनको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मोइन साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और NA 234 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार आमिर मोइन पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे NA 233 की। कराची कोरंगी 2 का ये इलाका है और आपको बताते चलें कि इस इलाके से जो है ना वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के उम्मीदवार फैसल रफ़ीउद्दीन हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से मुतअद्दिद बार ये गिला किया गया है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, यानी जलसे करने की कोशिश करते हैं, जलसे नहीं कर पाते, उम्मीदवारों को थ्रेट भी दी जाती है। इसके अलावा माजी में भी मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें न सिर्फ थ्रेट दी जा रही है बल्कि यहाँ तक खदशा जाहिर कर दिया आफाक अहमद साहब ने कि शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, कि इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको इलेक्शन लड़ने की पूरी तरह से इजाज़त नहीं दी जा रही। बहरहाल इसी वाले से हम बात करेंगे कि इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है, इलेक्शन का क्या माहौल है। फैसल रफ़ीउद्दीन साहब नायब सदर मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल भाई, क्या कहते हैं सर, आपकी पार्टी की जानिब से तो काफ़ी दफ़ा जो है वो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जी आप लोगों को इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा। क्या अब भी ये सूरत हाल मौजूद है या अब थोड़ा कदरे बेहतर है सूरत हाल? सूरत हाल तो तकरीबन वैसे ही है और आफाक भाई ने तो मीडिया पे एविडेंस भी शेयर किए थे। आफाक भाई ने तो मीडिया पे एविडेंस भी शेयर किए थे जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने कब कब अप्लाई किया और हमारे बाद किस किस जलसे कर लिए हैं, तो वो तो एक एविडेंस के साथ बात की गई थी। हालात वैसे ही हैं, लेकिन चूंकि इंतखाबात में कुछ ढील मिल जाती है तो इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज में हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं रैलीज का और एक जलसे का, तो देखें उस पर क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है सर, क्या समझते हैं ये ख़ास तौर पे NA 233 को बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता था MQM हकीकी के लिए, क्या अब भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है? क्या कहेंगे आप कि अगर एक सीट भी हकीकी हासिल करे तो वो ये इलाका या ये नेशनल असेंबली की सीट हो सकती थी, लेकिन इसके बाद मुत्तहिदा भी सीट हासिल करती रही है, फिर और दूसरी चीज़ों में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, रिगिंग अगर हुई या रिगिंग वाले मामलात हुए तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट हमारी है और ये सीट हम विन ही करेंगे। पिछले बाई इलेक्शन में भी आपको याद होगा रिगिंग हुई, किस तरह बोगस वोट किए, किस तरह वोट रिजेक्ट किए गए, किस तरह मुत्तहिदा को सीट दिलाई गई। उस वक्त तो हमने खामोशी इसलिए भी इख्तियार कर ली थी कि कहते थे कि पॉलिसी मैटर है, तो क्योंकि वो एक ही सीट के ऊपर सबकी हुकूमत खड़ी हुई थी तो हमने भी बर्दाश्त कर लिया, चेयरमैन ने भी बर्दाश्त किया। मगर जनरल इलेक्शन में तो यकीनन इन्हें पूरा एहतजाज मौसूल होगा हमारी तरफ से इंशाल्लाह। जावेद हनीफ साहब आपकी मुखालिफ हैं MQM पाकिस्तान से और जावेद हनीफ जो है वो सब पार्टी में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, मुख्तलिफ मुआहदे यानी जो करारदादें वगैरह बनाई जाती हैं उसमें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट रहे हैं इसलिए बहुत से मामलात को समझते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा है, उनका अपना तजर्बा अपनी जगह बिल्कुल, मगर जो रेपुटेशन है उनकी पार्टी की और जो बहरहाल एक स्टैंडिंग है, जो बेसिस है, वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये तो फिर 8 फरवरी को ही पता लगेगा। अच्छा, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ मौका मिल रहा है? मोहम्मद हारिस हैं शायद यहाँ कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
कोई मियां साहब है, जी हाँ, मसला ये है कि उनको तो मौका हर तरफ से मिल रहा है। उनकी तो कैंपेन एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चला दी है। हमें तो अपने सिंबल का बताने के लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बहुत जगह पे चीजें लगानी पड़ती हैं, बहुत काम करना पड़ता है। और जब बल्ले की बारी आती है, पीटीआई की बारी आती है, तो उसकी कैंपेन तो फिर बहुत बड़े बड़े इदारे चला रहे होते हैं, तो यकीनन वो फर्क तो है, उसका इम्पैक्ट तो है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि यानी जो जलसे प्लान किए जा रहे थे, माजी में भी आपने जलसे जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा हुई या प्री इलेक्शन जो पब्लिक मीटिंग्स की जा रही थी, आप लोगों को मौका नहीं मिला, अब इजाज़त मिल रही है, कोई कराची में बड़ा पावर शो प्लान कर रहे हैं या सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स ही करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, और बिल्कुल प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे। अच्छा, जैसे इलेक्शन क्लोज होते जाएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारे बड़े जलसे भी प्लान है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, और इसके अलावा भी सर जो कोई जगह सेलेक्ट की गई है? माजी में बाग़ जिना में एक बड़ा जलसा महाजिर क़ौमी मूवमेंट की तरफ से देखने में आया था, आप मौजूद थे उस जलसे में स्टेज पे, और ठीक ठाक बड़ी तादाद में लोग थे। अब मतलब मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट ने तो पावर शो कर दिया है, तो क्या महाजिर क़ौमी मूवमेंट भी अपना पावर शो वहीं करेगी या कोई और जगह सेलेक्ट की जाएगी? सर, एक तो कल के जलसे को और हमारे जलसे से कंपेयर करें और आप वो क्लिप चलाएं, वीडियो पे हिम्मत करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवाम सही मानों में किस जलसे के अंदर मौजूद थी। और हम बिल्कुल कल सबनाबाद में हमारा एक इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग है, और वो इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है कि जलसे में कन्वर्ट हो जाएगा सबनाबाद का अच्छा, ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी जो है। और इसके अलावा पीआईबी में हम एक जलसा जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और शारे कायदीन पे करने जा रहे हैं। अच्छा, शारे कायदीन पे भी जलसा करेंगे? शारे कायदीन पे करने जा रहे हैं। लेकिन बाग़ जिना वगैरह या निश्तर पार्क या ऐसी जगहों पे कोई पावर शो एक निश्तर पार्क में तो हमें उन्होंने परमिशन नहीं दी। बाग़ जिना बिल्कुल हम सोच रहे हैं करने का, बस मौसम को देखते हुए हम प्लान कर रहे हैं। वो ये ना हो कि किसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या किसी को हम नीचा खाने के लिए उस वेन्यू को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके लिए हमारी अपनी पॉलिसीज है, अपनी स्ट्रेटेजी है। सर टोटल कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो आपकी जानिब से खड़े किए गए इस इलेक्शन में कराची से? नेशनल असेंबली के लिए 7 कैंडिडेट खड़े किए गए, और प्रोविंशियल के लिए जो है वो तकरीबन 20 कैंडिडेट खड़े किए गए। अच्छा, ठीक है। और माजी में जो कैंडिडेट्स को थ्रेट्स आ रही थी या आपको भी मेरे ख्याल में प्रेशर था, वो प्रेशर अब कम हुआ है या अभी वो प्रेशर बाकी है? नहीं, वो प्रेशर अब तो खैर यकीनी बात है कि वो 7 फरवरी तक रहेगा किसी न किसी तरीके से, मगर अब काफी इसलिए कम हो गया है कि अब तो टिकट्स वगैरह पार्टी ने अवॉर्ड कर दी हैं, तमाम चीजें हो गई हैं। अच्छा, इसलिए आप समझते हैं कि जो प्रेशर है वो कम हुआ है? अच्छा, ठीक है। सर क्या वजह है कि इस इलेक्शन में आफाक अहमद साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे? पिछले इलेक्शन तक तो खुद इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे थे। नहीं, बाई इलेक्शन में तो उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, मुझे मौका दिया था। और नहीं सर, मैं आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। आम इंतखाबात में जिन्होंने कंटेस्ट किया था, बहरहाल वो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की है, और पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम लोग इलेक्शन लड़ लें और हम कोई उनको खातिर ख्वाह वहां से रिजल्ट ला करके दें, और वो बैक एंड पे देख के चीजों को मैनेज कर सकें। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं कि क्या वोटर टर्नआउट रहेगा इन इलेक्शंस में? पहला ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा कहना, क्योंकि हम अगर अपनी बात करें तो हमारे लिए तो टर्नआउट इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि 80% रहेगा, मगर अगर मजमूई तौर पे देखा जाए जो पीटीआई के मामला हैं, तहरीक लब्बैक के हैं, मुत्तहदा के मामला हैं, पीपल्स पार्टी के मामला हैं, तो इनका तो अगर 20-25% रहा तो बड़ा कमाल होगा। तो ये अगर इनका और हमारा मिला लें तो एवरेज ये 40% तक आ जाएगा। अच्छा, तो आप समझते हैं, क्योंकि 40% भी एक बड़ा टर्नआउट कहलाता है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग, हम अपने आवाम जो है वो इलेक्शन से मायूस लगते हैं, और क्योंकि मायूसी है इस वजह से कम तादाद में शायद इस दफा लोग बाहर आए। आवाम बेइंतहा मायूस है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम तो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे तो हम लोगों को बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों शायद इनको शर्म आ जाए, शायद ये लोगों के हक को समझना शुरू कर दें, रियलाइज करना शुरू कर दें, शायद ये रिगिंग खत्म कर दें। इलेक्शन कमीशन भी काफी हद तक बेहतर हुआ है, कंप्लीट तो बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक बेहतर हो गया। तो इंशाल्लाह 1-2 इलेक्शंस में जो जेन्युइन रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो लोग इंशाल्लाह ताला लोगों को मायूस होने देना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है। और क्या समझते हैं जो एक यानी स्पेकुलेशन की जा रही थी या इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका सेटअप चल रहा है निगरान हुकूमत में, या
इलेक्शंस को प्री इलेक्शन रिगिंग भी की जा रही मुबैना तौर पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जितना भी स्टाफ तैनात है वो तो प्रो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्हीं का तैनात किया हुआ है। ये तो अगर सिस्टम सही काम कर जाए, आरटीएस ना बैठे, क्लोज मॉनिटरिंग हो, हर हल्के से हर पार्टी के लोग मौजूद हों, फॉर्म 45 वगैरह सही से कलेक्ट किया जाए, उसको कंपाइल किया जाए, तो इनके पास चांसेस बहुत कम है। बस अगर आप समझ लीजिएगा आरटीएस आखिरी वक्तों में बैठ जाता है तो आप समझ लीजिएगा काम उतर गया है। अच्छा, लेकिन अगर आरटीएस नहीं बैठा तो उसका मतलब है कि रिजल्ट सही है। आरटीएस नहीं बैठा तो यकीनी सी बात है कि फिर उम्मीद ये है कि रिजल्ट ठीक ही होगा। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्टी के हवाले से? बस देखिए, लोग तीर से भी बहुत घायल हो चुके हैं, पतंग के पीछे भी बहुत आवारागर्दी लोगों ने देख ली है, शेर की सफाकी सबको पता है, क्रेन ने सिर्फ गड़े खोदने हैं। हाँ। मोमबत्ती है जिससे रोशनी मिलेगी, तो कोशिश करें कि मोमबत्ती की तरफ आएं और रोशनी से इस्तेफादा हासिल करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल रफीउद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी फैसल रफीउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे एक नहायती अफसोसनाक सानिया जो कि कराची में पेश आया। एक फ्लैट की 6ठी मंजिल से 5 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं और अब मुबैना तौर पर ये लगता है कि जो ख़ानदान का सरबराह था उसने अपने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये एक जो एतराफ़ी नोट है ये भी मिल गया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम अब बात करेंगे एक नहायती अफसोसनाक वाक़े की जो कि कराची में पेश आया। 5 अफराद की लाशें बरामद हुई, 3 बच्चे, एक बीवी, एक घर का सरबराह। बाद में एक एतराफ़ी नोट सामने आया जो कि शायद उस घर के सरबराह ने ख़ुदकुशी से पहले ये नोट लिखा था, जिसमें सबको जो है वो खुदाफिज भी कहा गया, माजरत भी की गई, बच्चे से भी माजरत की गई, बच्चों की माँ से भी माजरत की गई। बहुत दिलखराश वाक़या पेश आया है। एक फ़्लैट की, एयरपोर्ट के करीब एक फ़्लैट की 6ठी मंजिल से ये 5 लाशें बरामद हुई हैं। बहरहाल इसमें बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। जी पीरज़ादा साहब, मुझे बताइएगा ये वाक़या जो पेश आया है, बड़ा दिलखराश वाक़या, क्या वजूहात हुई? क्या माजी में भी हमने देखे हैं इस किस्म के वाक़यात, कभी लोग मखरूज होते हैं इस वजह से कर लेते हैं, कभी बेरोज़गारी सबब बनती है, क्या मुहर्रिकात लग रहे हैं इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और ख़ास तौर पर हमारी माशरती इक़दार के ऊपर, हुकूमती इदारों के ऊपर, फलाई इदारों के ऊपर और साथ साथ उन मुखय्यर हज़रात के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है। अगर हम देखें इसके अंदर, मैं आपको पहले अपने नाज़रीन को पूरे वाक़या बताएं कि फलकनाज अपार्टमेंट की एक 6ठी फ्लोर पे रिहाइश पजीर थे एहसन रज़ा। ये कुछ अरसे सऊदी अरब में भी रहकर आए, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो यहाँ पर गारमेंट्स का कारोबार किया था। और आज जो ये वाक़या, जब पुलिस गई है अंदर, बाद में इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पर पता चला कि अपनी बीवी को और 3 बच्चों को, जिसमें 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, इन सब के सरों में गोलियां मारी हैं इसने। और 30 बोर पिस्तौल ये कहीं से लेकर आया, और इसका अपना पिस्टल नहीं है, कहीं से लेकर आया और इन सबको मारने के बाद इसने खुद को फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। जो इसका नोट है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस लैपटॉप के ऊपर जो खुला है वो देखने वाला है कि इसने सबसे खुदाफिज कहा कि मैं इंतहाई वो शर्मिंदा भी हूँ, और साथ साथ ये भी इसने कहा है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी ये शहीद हैं, मैं माशी परेशानी से तंग हूँ, कर्जदारों का बोझ है, किस किस को पैसे दूं, कैसे दूं, तो अब ये इसके अलावा कोई हल मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये तमाम सूरत हाल है। कल जो हमारे फ्लैट के जो मकीन है उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि कल रात को जो है वो झगड़ा भी हुआ था मियाँ बीवी के दरमियान। लोगों ने, फ्लैट वालों ने इंटरसेप्ट होने की कोशिश की थी, मगर जो एहसन रजा का मिजाज है उस हिसाब से वो लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि इंतहाई अफसोसनाक किया। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आला कत्ल है और खोल वगैरह ये सब बरामद हो गए हैं, और किस वक्त ये वाक़या पेश आया और पुलिस की इंफॉर्मेशन में कब आया? देखिए, हाँ बिल्कुल, पुलिस का कहना ये कि आज दिन में ही किसी वक्त ये वाक़या पेश आया है, क्योंकि ज्यादा लाशें पुरानी नहीं है, 4 से 5 या 6 घंटे, इससे कोई टाइम एग्जैक्ट आगे पीछे का बता रहे हैं। मगर पुलिस का ये कहना है कि बच्चों की फिगर मुंह में लगी हुई है, इनको सोते में कत्ल किया गया है, और 30 बोर पिस्टल इसका अपना नहीं है, कहीं से लेकर आया। खोल पुलिस ने कब्जे में लिए हैं, और घर के जितने मोबाइल फोन थे वो पुलिस ने कब्जे में लिए हैं, लैपटॉप है वो खोल लिया है, वो कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस इस तमाम वाकयात के ऊपर, मुहर्रिकात के ऊपर ये भी देख रही है
कि इनके ऊपर जो कर्ज का बर्डन था वो आया किस तरफ से ज्यादा था, किस कहाँ से दबाव ज्यादा था, तो उसके ऊपर जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर 30 बोर पिस्टल से कत्ल किया गया है, काफ़ी आवाज़ होती है, तो पड़ोसियों में या किसी और फ्लैट के अंदर ये अगर कार्रवाई हुई या वारदात हुई, लोगों ने पहले क्यों नहीं कंप्लेन की? हाँ देखिए, बिल्कुल यही सवाल हमने भी पुलिस से किया कि कंप्लेन लोगों की जाने से की नहीं। तो उनका जो पड़ोसी है, इनका ही कहना था कल रात को जब मियां बीवी में झगड़ा हुआ है तो उस दौरान उन्होंने जाके दरवाजा बच्चा की खटखड़ा कर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है कि भाई इन दोनों मियां बीवी में जो इस तरीके से झगड़ रहे हैं, हम बीच में पड़ते हैं, झगड़ा ना करो, कोई मसला मसाले देख लो। मगर जो एहसन रजा का मिजाज था, खासतौर पर जब आदमी माशी तौर पर तंग हो, तो आपको मालूम है जो किसी की सुनने के जो दहशत पर पहुंच जाए मारने के लिए, तो क्या पोजीशन होती है जहनी तौर पर उसकी। तो इस तमाम सूरत हाल फायर की आवाज, गोलियों की फायर की आवाज नहीं सुनी गई। वही हमने सवाल किया कि फायर की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो उनका ये कहना है कि हल्की फुल्की आवाज तो घर वालों ने सुनी, मगर किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरे फायर की आवाज के ऊपर, क्योंकि रोड जो है वो मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर सारी सूरत हाल जो है वो गाड़ियों का शोर इतना होता है कि वो इसकी वजह से शायद वो आवाज दब गई। मगर ये मुख्तलिफ नौइयत के बयानात लोगों के अभी तक हैं। पुलिस का कहना ये है कि हमने लाशें तो पहुंचाई हैं, अब जो दोनों तरफ इनकी फैमिली से, माँ बाप से कोई बातचीत हुई है? उनको अंदाजा होगा कि इस वारदात से पहले या इस साने से पहले जो यानी ये हैं एहसन रजा, इनकी क्या दिमागी कंडीशन थी, क्या पोजीशन थी, इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, अभी तक इसके घर वालों की जानिब से ऐसा कोई, खास तौर पर एहसन रजा की फैमिली तो ये कह रही है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल सही था, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मगर जो खातून है, इनकी फैमिली का कहना यह है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब था और लड़ाई झगड़ों की वजह से हम लोग भी खासे परेशान थे। अच्छा, ये उनकी जो खातून है, जो इसकी अहलिया थी, उनके घर वालों का कहना ही है। अच्छा, ये लड़ाई झगड़े जो है ये जी, ये माशी परेशानी जब होती है तो वहां पे तो ये घर में सूरत हाल अमूमन ये पेश आती है। अच्छा, लेकिन इसमें कोई पुलिस से आपने दरियाफ्त किया है कि ये दरवाजे अंदर से बंद थे, किसी किस्म के कोई कत्ल का शायबा तो नहीं है कि ये इसको एक तरीके से खुदकुशी की शक्ल दे दी हो तमाम चीजों को? बिल्कुल, ये सवाल सबसे, डॉक्टर साहब, ये सवाल सबसे पहले हुआ है। एसएसपी मनीर जब पहुंचे हैं, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे, तो उनका ये कहना था कि दरवाजा तोड़ा गया क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से बंद नहीं। उन्हें आइडिया कैसे हुआ कि ये 5 लाशें अंदर मौजूद होंगी? ये इनको बाहर वालों ने फोन किया कि सुबह से कोई निकला नहीं है घर से बाहर, मोहल्ला की जानिब से। कल रात को जब झगड़ा हुआ ना, तो 15 पे कॉल गई है, फिर उसके बाद पुलिस आई है, जब देखा कोई नहीं खुला है तो फिर पुलिस ने आके दरवाजा तोड़ा है, तो फिर अंदर तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने देखी। लेकिन सर, वैसे ये भी थोड़ी हैरत की बात है कि सुबह से दोपहर तक में ही लोग परेशान हो गए, कोई नहीं निकला। ये तो आम रूटीन होता है घर में, बाज़ दफा लोग नहीं भी निकलते, शाम तक नहीं निकलते, तो ऐसी असल में कल रात को जो सूरत हाल थी ना, जो अहले मोहल्ला से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि कल रात को यहाँ पर झगड़ा हुआ है घर के अंदर। रात को तकरीबन 2 बजे एक पड़ोसी ने जाके दरवाजा खटखटा के जो है वो कहा कि झगड़े नहीं, अब जो भी है मामला, आप आराम से बैठ के, काफी आवाजें आ रही थी अंदर मियां बीवी के झगड़ने की। तो उसके ऊपर जब उन्होंने बोला तो एहसन रजा की जानिब से कहा गया कि हमारा घरेलू मामला है, इसमें आप लोग बिल्कुल इंटरसेप्ट ना करें। ठीक। हम लोग अच्छा, बच्चों की उम्रें क्या है? तमाम उम्रें जो है वो 4, 6 और 10 साल तक के दरमियान की, 10 से नीचे ही है। अच्छा जी, अच्छा। और ये मुलाजमत वगैरह, आखिरी मुलाजमत कहाँ करते थे? ये पहले सऊदी अरब कुछ अर्से रहकर आए और अब गारमेंट्स का काम किया था, उसमें नुकसान हुआ था, तो इसलिए अब कोई काम नहीं था इनके पास। आजकल फारिग बताया। अच्छा, उसके बाद कोई काम नहीं कर रहे थे? मतलब बेरोजगारी थी? ये बेरोजगारी थी, मेन वजह यही बताई जाती। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इनके लवाहिकीन कौन कौन है अब, यानी एहसन रजा के घर वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं फैमिली में? देखिए, एहसन रजा की पूरी फैमिली है और खातून की भी पूरी फैमिली है, मगर वो लोग जो है वो सब ज्यादातर इस सूरत हाल के अंदर मीडिया से कतरा रहे हैं बातचीत करते हुए। अच्छा, खातून के जो घर वाले हैं वो तो देखिए बच्चों का और एक उनकी बेटी का जो अफसोसनाक वाकया है, इसकी वजह से वो शौक बने, अभी तक वो खुल के बात नहीं कर पा रहे। बड़े दबे हुए अंदाज में किसी एक से बातचीत हो गई तो उससे ये बातचीत दिख रही है कि इनमें झगड़े अक्सर होते रहते थे, जिसकी वजह से लड़की के घर वाले खास से परेशान थे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा जुल्फ़िकार पीरज़ादा कि इतनी मुआशी ख़राब सूरत हाल में 30 बोर का पिस्टल जो है वो लेके आ जाना गोलियों समेत, ये मुमकिन तो नहीं है कि जब तक किसी का लाइसेंस पिस्टल था वो, या उसका नंबर वगैरह चेक किया गया है, या वो गैर कानूनी पिस्टल किसी वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल था? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल ये अभी यही बात हुई थी। इसके लिए कह रहे हैं कि इसके जो खोल मिले वो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए,
ताकि पता चल सके कि ये रिवॉल्वर कहाँ से हासिल किया गया है और फिर ये किस नौयत का है। क्या इससे पहले किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो ये असला इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि लेकर किससे आई, क्योंकि इसके पास असला नहीं था। और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं उसके ऊपर, सब कुछ। ये घर के तकरीबन इन्होंने पूरे क्राइम सीन यूनिट की जानिब से जो है वो किया गया, क्योंकि पहले पुलिस का मौकफ ये था शुरू में इब्तिदा जब लम्हात थे कि इनको तेजधार आले से ज़िबा किया गया है, मगर बाद में ये सूरत हाल क्लियर हुई कि इन लोगों को जो है वो गोलियां मारी गई, क्योंकि एक गोली सर से लगी है, जबड़े से निकली है, फिर एक को बच्चे को गोली लगी है तो उसके मुंह से निकली है। तो इस तरह से इन तीनों को बच्चों को लगी है गोली है, फिर पहले सबसे पहले शायद इससे खातून को मारा जो पुलिस कह रही है अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, फिर उसके बाद उसने बच्चों को मारा है। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। अफसोस की बात है, यही दुआ करते हैं कि इस किस्म की कोई सूरत हाल आगे मुस्तक़बिल में पेश ना आए और ऐसे लोग जो अगर मुआशी मसाइल का शिकार हैं तो उसे तदबीर के साथ हल करें, कोई उसका सलूशन निकालें। इलाका मोहल्ले जो अहले मोहल्ला है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर क़ुर्ब जवार में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई मुआशी परेशानियों का शिकार हैं तो फिर उनकी मदद की जाए, उन्हें इस मुश्किल से निकाला जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आखिर कोई नफसियाती मसाइल तो मौजूद नहीं थे, इसलिए कि इतनी शकील क़ल्बी के साथ एक शख्स खुद अपनी जान ले ले वो एक अलग बात है, लेकिन अपने पूरे ख़ानदान को इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर देना और उसके बाद खुदकुशी कर लेना बहुत मैं समझता हूँ कि एक बुज़दिलाना अमल है। दुआ करते हैं कि आइंदा मुस्तक़बिल में कोई इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात ना पेश आएँ। बहरहाल नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।